चलो क्लास के नेक्स्ट कंफ्यूजन से। नेक्स्ट नेक्स्ट जो रेडी है वो बोलो डाउट्स अपने अपने। एनीवन? सर ये एंगुलर मोमेंटम वाले क्वेश्चंस कैसे करेंगे? हाँ देखो, एंगुलर मतलब मोमेंटम मैं समझाता हूँ तुम्हें। अच्छा, एक्चुअली क्या, बचपन में हमने एक शब्द पढ़ा था, लीनियर मोमेंटम। उसको हम जानते थे, वो होता था मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, लीनियर मोमेंटम क्या चीज़ स्पेसिफाई करता था, जैसे कोई पार्टिकल है वो लीनियरली मतलब सीधी लाइन में मूव कर रहा है, तो अपने साथ वो एक मोमेंटम कैरी करता है जो सीधे रेखा वाला मोमेंटम है ना, लीनियरली। तो इसको बोलते हैं अपन लीनियर मोमेंटम, जो उसके मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। सिमिलरली अगर कोई चीज़ रोटेट हो रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ रोटेशन में घूमने वाला ऑब्जेक्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पेंडुलम घूम रहा है, ठीक है, तो इसके पास एक एंगुलर मोमेंटम है। तो अभी तो जस्ट फील लेने की कोशिश मत करो, अभी बस जस्ट फार्मूला देखो। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है, दिस इज़ मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसको अपन कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, आर क्रॉस पी। या अगर केवल इसके डायमेंशंस देखें, एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो होता है आर मतलब लेंथ, और मोमेंटम होता है लीनियर वाला एम वी। तो एम वी आर इसके डायमेंशंस होते हैं, मास, वेलोसिटी और रेडियस। तो इसके हम लिख सकते हैं के जी, यानी कि इसकी यूनिट लिखी, इसका डायमेंशन लिखा मास का एम, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, और आर का लिखा आर इज़ अ लेंथ, रेडियस है वो मतलब की लेंथ। तो एंगुलर मोमेंटम के क्या हो गए, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ये एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन हो गए। अच्छा, तुमने एक एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक फार्मूला पढ़ा होगा, बोर का सेकंड पोस्टुलेट होता है कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है ना। एंगुलर मोमेंटम इज एन एच अपॉन टू पाई, एच अपॉन टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो यहाँ से अपन देख के बता सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है उसका डायमेंशन एन क्या है, एन एक नंबर है तो उसका कोई डायमेंशन नहीं है, टू पाई एक नंबर है उसका कोई डायमेंशन नहीं है, तो इसका मतलब एल का डायमेंशन और एच का डायमेंशन बराबर होगा। तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन इज इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन, ये यहाँ से हम याद रख सकते हैं। तो ये एंगुलर मोमेंटम हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब रिजिड बॉडी डायनेमिक्स पढ़ेंगे, बस इसकी अभी डेफिनेशन याद रख लेते हैं कि इसका डायमेंशन एम वी इंटू आर, मोमेंटम का डायमेंशन, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन इंटू एक और लेंथ का डायमेंशन कर दिया। ठीक है दिव्या, और बताओ। सर और 12th वाला ये तो समझ गया। 12th वाला, द इक्वेशन ऑफ द वेव इज गिवन बाय। तो 12th क्वेश्चन देखो सब लोग, एक इक्वेशन ऑफ वेव दी हुई है हाँ? तो अभी वो सब देखेंगे अपन वेव क्या होती है, लेकिन उसकी एक इक्वेशन पे फोकस करो, ए साइन ओमेगा एक्स बाय वी माइनस के। अच्छा, इसमें जो ये ओमेगा के साथ मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट में एक्स बाई वी माइनस के लिखा हुआ है, ये ओमेगा के साथ ही मल्टीप्लाइड है, मतलब ये साइन का पूरा आर्ग्यूमेंट है, ये वाली चीज़। साइन के अंदर थीटा लिखते हैं ना, साइन थीटा, तो ये पूरा थीटा है, ये वाली चीज़। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है वो, वेयर ओमेगा इज़ द एंगुलर वेलोसिटी, वी इज़ द लीनियर वेलोसिटी, द डायमेंशन ऑफ द के विल बी। तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, वी लीनियर वेलोसिटी है, और हमें किसके डायमेंशन बताना है, के डायमेंशन बताना है। तो अब हमने देखा कि साइन के अंदर जो भी थीटा लिखा होता है वो डायमेंशनलेस होता है, दिस थीटा इज डायमेंशनलेस। ठीक है, तो साइन के अंदर क्या लिखा हुआ है इसको अच्छे से देख लिया खोल के, ओमेगा एक्स बाई वी माइनस के ओमेगा, ये लिखा हुआ है। अब ये वाली पूरी चीज़ डायमेंशनलेस होनी चाहिए, तो अगर ये पूरी चीज़ डायमेंशनलेस है तो इनकी इंडिविजुअल टर्म्स भी डायमेंशनलेस होनी चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, कि हम जैसे कोई भी दोस्त। सर हाँ
सर ये क्वेश्चन नंबर 12 ही है। क्वेश्चन 12 ही है। ये के एक्स नहीं, सर यहाँ पे सब्जेक्टिव का। के ओमेगा आएगा। दिव्या यही क्वेश्चन पूछ रही थी क्या 12th? हाँ सर। हाँ यही क्वेश्चन है। ओके सर, मैं देख रहा था। ठीक है, तो माइनस के ओमेगा, ये गलत कर दिया थोड़ा सा, ये के ओमेगा आएगा यहाँ पे। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्या बोल रहा है कि अगर ये आर्ग्यूमेंट है थीटा, मतलब साइन के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है, तो ये पूरी डायमेंशनलेस होनी चाहिए। अगर डायमेंशनलेस है पूरी, तो उसके इंडिविजुअल टर्म्स भी डायमेंशनलेस होनी चाहिए। इसका मतलब के ओमेगा शुड बी डायमेंशनलेस। ये समझ में आया दिव्या? के ओमेगा डायमेंशनलेस क्यों होना चाहिए? सर एक बार फिर से समझा दीजिए। देख, सबसे पहले ये हमको समझना है कि साइन के अंदर कुछ भी लिखो अपन, वो एंगल होता है। तो इसका मतलब वो एंगल तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये जानते हैं हम। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे साइन के अंदर इतनी बड़ी चीज़ लिखी हुई है, तो इतनी बड़ी चीज़ एक एंगल है। तो उसको हमने पहले तो ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है कुछ प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो पूरा खोल के लिख लिया। तो ओमेगा एक्स बाई वी हो गया पहली टर्म, और दूसरी टर्म हो गई ओमेगा की। अच्छा, अब इस पर फोकस किया, तो ये वाला जो पूरा साइन के अंदर लिखा हुआ है, ये डायमेंशनलेस होना चाहिए। ये बात समझ में आई? पूरी चीज़ दोनों मिलजुल के डायमेंशनलेस होनी चाहिए। तो मतलब इनकी इंडिविजुअल टर्म्स, पहली टर्म ये पूरी लिखी हुई है, और ये दूसरी टर्म ये भी डायमेंशनलेस होनी चाहिए। दोनों के डायमेंशन बराबर होने चाहिए, और वो दोनों ही डायमेंशनलेस होने चाहिए। यह है समझ में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, कि हम उन कोई भी दो क्वांटिटीज़ ए और बी को जोड़ के तभी लिख सकते हैं जब दोनों के डायमेंशन बराबर हो, और जो उनका सम आता है उसका डायमेंशन भी ए और बी के डायमेंशन के बराबर ही होता है ना? दिव्या समझ में आया? हाँ सर। तो अब फाइनली हम पहुंच गए कि इस चीज़ के डायमेंशन के ओमेगा के डायमेंशन डायमेंशनलेस होने चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या था? हमारा उद्देश्य था के का डायमेंशन फाइंड करना। ठीक है, तो अब यहाँ से इस इक्वेशन से बहुत इजीली हम के का डायमेंशन लिख देंगे। ओमेगा इधर चला जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन ओमेगा के डायमेंशन। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का होता है रेडियन पर सेकेंड। अब रेडियन के तो कोई डायमेंशन नहीं होते, तो ओमेगा के डायमेंशन क्या लिखेंगे अपन? ओमेगा के डायमेंशन इज टी इनवर्स। ठीक है, तो इसका मतलब के का डायमेंशन क्या हुआ? 1 अपॉन टी इनवर्स। तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो के का डायमेंशन हो गया टी। ऐसा समझ में? सी आंसर हो जाएगा इसका। आया सर। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। सर 20। 20 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सब लोग बहुत अच्छे से ध्यान दो इस पे। सब मेरे से भी नहीं बना था। हाँ, तो बस एक चीज़ का ध्यान रखना है इसमें भी। P इज इक्वल्स टू अल्फ़ा बाई बीटा ई की पावर माइनस अल्फ़ा जेड अपॉन के थीटा। ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पे। अब ये थीटा जो है ये टेम्परेचर है, थीटा इज टेम्परेचर। के इज, ये जो के है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, वो जो हमने देखा था पिछली क्लास में, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और क्या बचा? पी इज़ प्रेशर। ये जो पी लिखा हुआ है ये प्रेशर है, और जेड डिस्टेंस है। जेड जो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ डिस्टेंस। तो हमें बताना है कि द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बीटा इज़। ठीक है, ठीक है, तो अब इस इक्वेशन पे फोकस करो सबसे पहले। तो हमने एक चीज़ सीखी थी कि एक्सपोनेंशियली कुछ भी हो, 7 की पावर कुछ भी चढ़ाओ, वो डायमेंशनलेस होगा। दिस इज डायमेंशनलेस। ई की पावर कुछ भी चढ़ाओ। सर हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रही सर। हाँ स्क्रीन। सर वही। एक मिनट एक मिनट।
अब दिख रही है? हाँ सर। हाँ, तो जैसे स्क्रीन ऑफ हो एकदम तुरंत बोलना है ना, नहीं तो मैं आगे निकल जाता हूँ फिर मुझे लगता है तुम सुन रहे हो जबकि तुम स्क्रीन खो चुकी होती है। तो अब इस इक्वेशन पे फोकस करो। हमारे पास लिखा हुआ है प्रेशर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा बाय बीटा ई की पावर समथिंग। तो हमने एक चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन हो, साइन थीटा, उसका डायमेंशन क्या होगा? कुछ भी, ये थीटा भी डायमेंशनलेस होगा और साइन के अंदर की चीज़ भी डायमेंशनलेस होगी। सो दिस विल बी डायमेंशनलेस वेयर थीटा इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। ठीक है, कोई भी एक्सपोनेंशियल चीज़ लिखी हो कि कोई नंबर है ए, उसकी पावर कुछ लिखी हो, मान लो सपोज थीटा, तो ये थीटा भी डायमेंशनलेस होगा और जो ए की पावर थीटा निकल के आया है वो चीज़ भी डायमेंशनलेस होगी। सिमिलरली अगर लॉगरिदमिक फंक्शन लिखा हो, लॉग टू समथिंग आर्गुमेंट लिखा हो वहाँ पे, मान लो अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा भी डायमेंशनलेस होगा और ये पूरा लॉग अल्फ़ा भी डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें तीन चीज़ें याद रखनी है। तो अब इस इक्वेशन पे किया फोकस, तो यहाँ पे p इज इक्वल्स टू अल्फ़ा बाय बीटा मल्टीप्लाइड बाय ई की पावर समथिंग लिखा हुआ है। इसका मतलब ये वाली चीज़ डायमेंशनलेस होगी और ये वाली ई की पावर समथिंग जो पूरा लिखा हुआ है ये भी डायमेंशनलेस होगी। ये समझ में आया? तो इसका मतलब p का जो डायमेंशन है वो अल्फ़ा बाय बीटा के डायमेंशन के बराबर होगा। डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ अल्फ़ा अपॉन डायमेंशन ऑफ बीटा। ये समझ में आया? तभी आगे बढ़ेंगे अपन। अगर ये समझ में आ गया तो फिर बहुत आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये समझ में आया दिव्या, हाँ सर, नवीन? आ गया। आ गया सर। आ गया दिव्या, समझ में आया ये? हाँ सर, आ गया। नवींद्र? ठीक है, तो अब सबसे पहले हमने ये कंक्लूजन किया कि भाई p का जो डायमेंशन है वो अल्फ़ा बाय बीटा के डायमेंशन के बराबर है। हमें सवाल में क्या चाहिए? हमें सवाल में चाहिए बीटा का डायमेंशन। p प्रेशर का डायमेंशन तो लिख देंगे हम, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फ़ा का डायमेंशन मिल जाए तभी हम बीटा का लिख पाएंगे। अब अल्फ़ा का निकालने के लिए हमें ये चीज़ दी हुई है, ये चीज़ भी डायमेंशन होगी जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये चीज़ भी डायमेंशन लेस होगी जिस चीज़ को मैंने हाईलाइट किया है। तो इसको मैंने लिखा यहाँ पे अल्फ़ा जेड अपॉन के थीटा। तो यहाँ पे लिखा अल्फ़ा जेड अपॉन के थीटा शुड बी डायमेंशन लेस। तो अब अल्फ़ा के डायमेंशन इज इक्वल्स टू, बाकी सब चीज़ें एक तरफ लेके आ जाओ, के का डायमेंशन, थीटा का डायमेंशन डिवाइडेड बाय जेड का डायमेंशन। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन पुराने उससे बोरो कर लेते हैं, पुरानी लर्निंग से जो निकल के आया था एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के की पावर माइनस वन। एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू के की पावर माइनस वन, फिर बोरो कर लिया। ये है के का डायमेंशन। तो लिखा यहाँ पे के का डायमेंशन इज एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू के की पावर माइनस वन। के क्या है जहाँ पर? केल्विन। थीटा टेम्परेचर है तो टेम्परेचर का डायमेंशन के होगा। ठीक है, अपॉन जेड, जेड लेंथ है, क्या दिया हुआ है? जेड इज डिस्टेंस, मतलब एल होगा। तो यहाँ से अल्फ़ा के डायमेंशन आ गए अपने पास, के की पावर माइनस वन, के की पावर वन कट गया, एल से एक एल कट गया, तो ये फाइनली बचा अल्फ़ा का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू। ये अल्फ़ा का डायमेंशन आ गया। अब हमने क्या लिखा था? पहला रिलेशन, प्रेशर का डायमेंशन इज इक्वल्स टू अल्फ़ा का डायमेंशन डिवाइडेड बाय बीटा का डायमेंशन। तो ये हमारे रिलेशन से बीटा का डायमेंशन आ जाएगा। बीटा इस तरफ गया, पी इस तरफ आया, नीचे पहुंच जाएगा पी। तो बीटा का डायमेंशन क्या हुआ? बीटा का डायमेंशन हुआ अल्फ़ा का डायमेंशन डिवाइडेड बाय प्रेशर का डायमेंशन। अल्फ़ा का डायमेंशन आ चुका है एम एल टी माइनस टू। प्रेशर का डायमेंशन होता है, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स को क्या लिख दें? फोर्स को लिख दें एम एल टी माइनस टू और एरिया एल स्क्वायर।
तो रख दिया यहाँ पे प्रेशर mLT-2 और एल स्क्वायर यहाँ अपॉन में, तो उधर ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये हो गया एल स्क्वायर। ठीक है, एल से एल कट गया, एम से एम कट गया, एल T⁻² से T⁻² कट गया, एल स्क्वायर बचा केवल। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है, देखो ऐसा लिखा हुआ है वहाँ पे ऑप्शन ए में M0 L2 T0, तो ये मैच कर गया। ये इज़ द करेक्ट आंसर। क्या है समझ में? कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट है कि साइन थीटा लिखा हुआ है तो थीटा डायमेंशनलेस होता है, साइन थीटा भी डायमेंशनलेस होता है। ए की पावर कुछ लिखा हुआ है तो वो जो पावर में चढ़ा है वो भी डायमेंशनलेस होता है, और ये ओवरऑल जो निकल के आता है ये भी डायमेंशनलेस होता है। लॉग का आर्ग्यूमेंट भी डायमेंशनलेस होता है और लॉग की जो वैल्यू आती है वो भी डायमेंशनलेस होती है। तो इस तरीके से हमने अल्फ़ा के डायमेंशन निकाल लिए और बीटा के भी निकाल लिए। एकदम समझते जाओ, अगर मैं तेज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मुझे स्लो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक बार समझ में आ गया तो एक बार कंफर्ट बन गया इसमें, तो मज़ा आएगा आगे बहुत। आया दिव्या समझ में? सर ये जो हाँ लास्ट वाली स्टेप थी, हाँ पी प्रेशर का डायमेंशन इक्वल्स टू अल्फा का डायमेंशन अपॉन बीटा का डायमेंशन, हाँ यहाँ से एक बार कर दीजिए। हाँ, देखो ये कैसे आया, ये चीज़ समझ में आई कि ये कैसे लिख दिया? तो ये कैसे लिख दिया हमने? ये लिखा क्योंकि ये पूरी चीज़ डायमेंशनलेस है, ये वाली। तो अब इसके डायमेंशन के बराबर होने चाहिए, तो इसलिए हमने ये लिख दिया। अब अल्फ़ा के डायमेंशन हमारे पास यहाँ से आ चुके हैं, तो इसको बस कुछ नहीं, रीअरेंज करना है। वी वांट टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ बीटा, तो बीटा को उठा के ऐसे लिखा हुआ P इज इक्वल्स टू अल्फ़ा बाई बीटा। तो इसको रीअरेंज करके नेक्स्ट स्टेप में बीटा को इधर ले गए, बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा बाई पी, वही चीज़ लिख दी यहाँ पे। तो बीटा के डायमेंशन इज इक्वल्स टू अल्फ़ा के डायमेंशन अपॉन प्रेशर के डायमेंशन। अब प्रेशर सोच, अल्फ़ा तो आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं, उठा के ये रख देंगे यहाँ पे। प्रेशर के डायमेंशन भी सोच लेते हैं एक बार। प्रेशर के डायमेंशन इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का डायमेंशन होता है mLT-2 डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया मतलब कि एल स्क्वायर। अब ये उठा के हमने, आगे। आ गया, ये उठा के यहाँ रख दिया हाँ और सॉल्व किया फर्दर, तो एल स्क्वायर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोर देन वन करेक्ट ऑप्शंस में फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला, तो मोर देन करेक्ट ऑप्शन में देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में ये ऐसा दिया हुआ है, एल सी आर रिप्रेजेंट्स थ्री फिजिकल क्वांटिटीज़, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। तो जो एल है वो देता है इंडक्टेंस, आर है वो है रेजिस्टेंस, और जो सी है वो देता है कैपेसिटेंस। तो हमें बताना है कि इनमें से किन की वैल्यूज़, इनमें से कौन सी चीज़ की वैल्यूज़, कौन से कॉम्बिनेशन के डायमेंशन फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन के बराबर होंगे। तो पहला लिखा हुआ है 1/RC, दूसरा लिखा हुआ है R/L, तीसरा लिखा हुआ है 1/√LC, और D लिखा हुआ है C/L। तो जो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन है वो होते हैं 1/टाइम के डायमेंशन। और एक चीज़ हमने अभी नोट्स में देखी थी कि 1/√LC, ये वाली चीज़ देती है फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन। ठीक है, मतलब इन दोनों की डायमेंशन सेम है। फिफ्थ वाले 1/√LC ये एंगुलर इसकी फ्रीक्वेंसी देती है ऑसिलेटरी से, मतलब ये अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ये ट्वेल्थ में अपन को फॉर्मूला रखना पड़ता है। ठीक है, और टाइम कांस्टेंट होता है एक, वो होता है RC के बराबर। तो RC के डायमेंशन भी टाइम के बराबर होते हैं।
तो इसका मतलब 1/RC का डायमेंशन 1/T के बराबर होगा। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन 1/T के बराबर होता है। तो एक तो ये आंसर दिख रहा है, एक ये आंसर दिख रहा है। अब इनमें से देख लेते हैं कि R/L और C/L में से क्या होगा। तो देख लेते हैं। R C का डायमेंशन टाइम के बराबर है और 1/√LC का डायमेंशन 1/T के बराबर है। ठीक है, हमें एक और ऐसी चीज़ चाहिए जिसका 1/T आ जाए डायमेंशन। तो एक काम करते हैं, इसको उलट के लिख लेते हैं। 1/RC इज इक्वल्स टू 1/T। इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/RC मल्टीप्लाइड बाय √LC इज इक्वल्स टू 1/T²। ठीक है, अच्छा ये तुम्हें अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बस इतना याद रखो। इस क्वेश्चन को तो फ़िलहाल छोड़ दो, ये अपने आप समझ में आ जाएगा जब हम 12th क्लास में पहुँचेंगे। बस अभी इतना याद रखो, केवल एक चीज़, इतने सारे डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखो कि 1/√LC का डायमेंशन RC का डायमेंशन के बराबर होता है और ये 1/टाइम के डायमेंशन के बराबर होता है। अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ये बाद में बहुत सिंपल तरीके से याद हो, मतलब ये इतनी इजी चीज़ है कि मैं बता भी नहीं सकता अभी। ये एक्सप्रेशन अपन को ऐसे ही याद होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को छोड़ दो अभी सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ठीक है, इतना ही है अभी तो। हाँ, अब आ जाओ नेक्स्ट। कौन है नेक्स्ट? है अक्षत। अक्षत बताओ कौन सा क्वेश्चन। सर ये MKS यूनिट सिस्टम क्या होता है? MKS को भी छोड़ दो। एक्चुअली क्या होता है, MKS, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम और S फॉर सेकेंड। तो है तो वैसे ये SI यूनिट ही, लेकिन SI यूनिट से पहले, इसको अनाउंस करने से पहले MKS बोलते थे इनको। जैसे CGS होता था एक, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकेंड। तो MKS यूनिट लिखी आ जाए कहीं पे तो मीटर, KG और सेकेंड समझना उसे, जो कि SI यूनिट ही होती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आएगा नहीं कभी। SI यूनिट पता होनी चाहिए बस। नेक्स्ट बताओ। सर सब्जेक्टिव का 12th। सब्जेक्टिव का 12th, ये भी मस्त क्वेश्चन है, देखो सब इसको। सब्जेक्टिव का 12th क्वेश्चन। सब्जेक्टिव के 12th क्वेश्चन में एक फार्मूला दिया हुआ है, P इज इक्वल्स टू NRT अपॉन V माइनस B और मल्टीप्लाइड है इसके साथ E की पावर समथिंग A अपॉन RTV। ये भी एग्जैक्टली अभी जो 12th था ना ऑब्जेक्टिव वाला, वैसे ही क्वेश्चन है ये। वेयर P इज प्रेशर, N is number of moles, T is temperature, V is volume, R is universal gas constant। ठीक है, तो हमको बताना है A और B के डायमेंशन। फाइंड डायमेंशंस ऑफ A एंड B। तो इसमें भी वही दिमाग लगाएंगे। ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ पूरी की पूरी ये डायमेंशनलेस होगी। तो इसका मतलब P का डायमेंशन इज इक्वल्स टू NRT बाय V का डायमेंशन। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ सर। अब इसमें V माइनस B दिया हुआ है। V माइनस B दिया हुआ है, इसका मतलब ये डिनोमिनेटर में तभी सब्सट्रैक्ट हो सकता है जब V और B दोनों का डायमेंशन सेम हो। ये समझ में आया?
कोई भी टर्म्स को हम सब्सट्रैक्ट या ऐड करके तभी लिख सकते हैं जब दोनों के टर्म्स के डायमेंशन सेम हो। तो यहाँ से पकड़ा कि वॉल्यूम का डायमेंशन इज इक्वल्स टू बी का डायमेंशन। सबसे पहले ये पकड़ लिया हमने, ठीक है। तो एक बार ये पकड़ लिया तो बी का डायमेंशन तो आ गया। बी का डायमेंशन इज वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन होता है मीटर क्यूब यानी कि एल क्यूब। बी का आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इस पे ए पे। तो ये जो ई की पावर चढ़ी हुई है ये डायमेंशनलेस होना चाहिए, दिस शुड बी डायमेंशनलेस। तो इसका मतलब सेकंड, ये पहला था, ये सेकंड ऑब्जर्वेशन से ए अपॉन आर टी वी इज इक्वल्स टू डायमेंशनलेस। इसके डायमेंशन होने चाहिए 1, मतलब कि डायमेंशनलेस। अब टी का तो पता है हमें डायमेंशन, टाइम टी टेम्परेचर, वी वॉल्यूम का भी पता है। ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का निकाला था लास्ट क्लास में, उठा लेते हैं वहाँ से। वैसे नहीं, वैसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का हम बहुत इजीली ऐसे निकाल सकते हैं। जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो होती है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। इसका मतलब आर का जो डायमेंशन है वो होगा पी वी अपॉन एन टी, ठीक है। ये समझ में आया? उठा के बाकी सारी चीज़ों को सेपरेट आउट कर दिया, तो आर की जगह ये रख देते हैं यहाँ पे। तो डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू, पहले तो इसको इधर ले आते हैं, इस इक्वेशन को उठा के यहाँ ले आते हैं। आर का डायमेंशन, टी का डायमेंशन, वी का डायमेंशन, ठीक है। अब आर की जगह ये चीज़ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, पी वी अपॉन एन टी। आर का डायमेंशन इस पी का डायमेंशन, वी का डायमेंशन अपॉन एन का डायमेंशन, टी का डायमेंशन। और बची हुई दो चीज़ तो एज इट इज़ लिख दी, टी इंटू वी। टी से टी कट गया यहाँ पे, ठीक है। वी का स्क्वायर हो गया तो वी का हो गया स्क्वायर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। नंबर ऑफ मोल्स ही होते हैं। तो फोर्स का डायमेंशन इज एम एल टी माइनस 2, एरिया का डायमेंशन इज एल स्क्वायर, एन का डायमेंशन इज नंबर ऑफ मोल यानी कि मोल, और वी का डायमेंशन इज मीटर क्यूब यानी कि एल क्यूब। ये हो गया। तो ऊपर एल की पावर 4 बन रहा है और नीचे एल स्क्वायर है, तो फाइनली मास तो एक ही है, मास बनेगा 1, एल बनेगा 2, टी की पावर -2 और पर मोल, मोल की पावर -1। ये बन गया ए का डायमेंशन फाइनली। ये आया समझ में? हाँ सर आ गया। एक और है। हाँ, नेक्स्ट बताओ। सर इस 13th का सेकंड पार्ट 13 का सेकंड पार्ट, रिजिडिटी मॉड्यूल का निकालना है। तो 13 का रिजिडिटी मॉड्यूलस, तो मैंने एक चीज़ बताई थी, एक वर्ड होता है रिजिडिटी मॉड्यूलस, कि वो कोई भी सब्सटेंस कितना रिजिड है ये बताने वाला उसका रिजिडिटी मॉड्यूलस होता है। तो ये मॉड्यूलस को हम ऐसे समझते हैं, हम एक हुक्स लॉ होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेन एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। ये मतलब जस्ट अभी सुन लो, अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, लेकिन जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे ये वाला तब सब क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे जनरल नॉलेज बढ़ता जाए और दिमाग में एक आध वर्ड्स फिट रह जाए इस वजह से। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये हुक्स लॉ होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेस 3 टाइप की होती है कि अगर तुमने किसी ऑब्जेक्ट को एकदम लेंथ वाइज खींचा है तो उसमें लीनियर स्ट्रेस डेवलप होगी। अगर तुमने उसको बेंड किया है तो एंगुलर स्ट्रेस डेवलप होगी, या उसको दबा दिया है पूरी तरीके से तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डेवलप होगी। तो इन एनी केस ये फॉर्मूला वैलिड रहता है। तो रिजिडिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो ये बताती है कि पदार्थ कितना ठोस है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने वो स्माइली वाली बॉल्स आती हैं ना, उसको दबाया और उसके कंपैरेटिवली एक पत्थर को दबाया, तो ज़्यादा अच्छे से कौन दब जाएगा? स्माइली वाली बॉल दब जाएगी। तो इसका मतलब वो कम रिजिड है। ज़्यादा रिजिड क्या है? पत्थर ज़्यादा रिजिड है, मतलब कि उसका रिजिडिटी मॉड्यूलस ज़्यादा होता है। तो स्ट्रेस
इज़ प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो जब हम यहाँ पे इक्वल टू साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन कि वो रिजिडिटी या इलास्टिसिटी या शियर को दिखाने वाला फैक्टर है। तो जब वॉल्यूमेट्रिक वाले में कंसीडर करते हैं तो आता है यहाँ पे शियर मॉड्यूलस, नॉट सॉरी बल्क मॉड्यूलस, दैट इज़ रिजिडिटी मॉड्यूलस, उसको फिलहाल के लिए आर बोल दो। तो स्ट्रेस इज़ आर इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस होता है क्योंकि वो दो सेम क्वांटिटीज़ का रेशो है। स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के डायमेंशन होते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का डायमेंशन हुआ एम एल टी माइनस टू और डिवाइडेड बाय एरिया का डायमेंशन, एरिया का डायमेंशन इज एल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो बस अभी जस्ट जहन में रखो इसे, नेक्स्ट जब अपन पढ़ लेंगे चैप्टर तो तुम बहुत इजीली ठोक दोगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सर इसके नेक्स्ट अगला वाले जस्ट 14th। 14। सर वो डायमेंशनलेस हो जाएगा ना इंटीग्रेशन के अंदर जो भी है। देख लेते हैं अपन, ये वाला क्वेश्चन तुम एंटिसिपेट कर पाओगे, इंटीग्रेशन वाला ये बन जाएगा। तो ऐसे लिखा हुआ है dx अपॉन 2ax माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इज इक्वल्स टू a की पावर n साइन इनवर्स x बाई a माइनस वन। अब साइन के इनवर्स के अंदर हो चाहे साइन के अंदर हो, उसका आर्ग्यूमेंट का डायमेंशन वन होता है और वो दिख रहा है अपन को, ठीक है। x और a डिस्टेंस के डायमेंशन है। सर ये 15th है। ये 15th है। सॉरी रुक जाओ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है वन बाई ए और साइन इनवर्स a बाई एक्स दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 14th में। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है रूट के अंदर यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। तो अब बोल रहा है कि x और a डायमेंशन है लेंथ के, ठीक है, दोनों ही। तो बोल रहा है कि बताओ ये इक्वेशन सही है क्या, इज दिस करेक्ट डायमेंशनली। तो डायमेंशन वाइज अपन लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन देखते हैं। dx क्या है, dx इज अ लेंथ, बहुत छोटी सी लेंथ इन x। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन होगा l, ठीक है। फिर अपॉन में ये वाली चीज़ क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस चीज़ का डायमेंशन होगा लेंथ का, दोनों का डायमेंशन सब्सट्रैक्शन में लिखा हुआ है, मतलब ए स्क्वायर का डायमेंशन भी एल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डायमेंशन भी एल स्क्वायर है। तो ओवरऑल जो उनका सब्सट्रैक्शन है उसका डायमेंशन भी एल स्क्वायर होगा और वो रूट में दिया हुआ है। तो रूट के अंदर जब अनरूट करेंगे उसको तो एल बचेगा, तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, केवल और केवल एल, मतलब ऊपर भी एल और नीचे भी एल। तो दोनों कट जाएंगे, डायमेंशनलेस बन जाएंगे, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज डायमेंशनलेस, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड को देख लेते हैं आप, वन तो डायमेंशनलेस है, कोई दिक्कत नहीं। ए की डायमेंशन है एल, तो ये साइन इनवर्स जो भी लिखा है यहाँ पे ये डायमेंशनलेस है। क्यों, क्योंकि ए बाई एक्स का डायमेंशन जीरो होगा, नॉट जीरो, डायमेंशनलेस वन होगा। साइन इनवर्स वन इज़ वन, तो उसका भी कोई डायमेंशन नहीं। तो ये वन बाय एल हो गया। तो राइट हैंड साइड का डायमेंशन तो कुछ और आ गया लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशनलेस आ रहा था, राइट हैंड साइड डायमेंशन एल माइनस वन आ गया, तो ये फॉल्स हो गया, गलत है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है ये, है ना। द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। समझ में आया अक्षर? हाँ सर। यही बोल रहे थे तुम्हें ना कि लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशनलेस होगी क्या, बिल्कुल सही बोल रहे थे। इस dx के डायमेंशन में कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो बिल्कुल dx क्या है, dx इज़ नथिंग बट एक बहुत छोटी सी लेंथ। तो बहुत छोटी सी लेंथ है अगर, तब भी है तो लेंथ ही, तो डायमेंशन उसके एल के बराबर होंगे। सर मेरे हो गए डाउट। हाँ नेक्स्ट आमोक तुम बताओ। आमोक तो है नहीं, नमन तुम बताओ। नहीं सर, क्लियर हो गया सर, जितने पूछने थे पूछ हाँ लिए सर। ठीक है। आमोक नमन।
नवींद्र, सर मेरा हो गया, तो मेरा एक 12th और था इन लोगों ने पूछ लिया। ठीक है। हर्षिता, सर मैं 18th और 19th चॉइस में नहीं, सिंगल चॉइस क्वेश्चन। सिंगल चॉइस में 18th और 19th, तो आ जाओ हाँ ये भी देख लेते हैं। सब बच्चे ध्यान दो इस पे। सिंगल चॉइस में 18th, तो 18th बोल रहा है इन द फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू 3y z square, x and z has dimensions of capacitance and magnetic induction respectively. Capacitance and z has dimension of magnetic induction, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन है ये। तो इसको छोड़ दो अभी, ये क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये 12th में अपन पढ़ेंगे। तो एक्चुअली ये बस ऐसे लिख के देख लेते हैं। कैपेसिटेंस है x, तो c, 3 है 3, y है y पता नहीं, z है मैग्नेटिक इंडक्शन, तो y के डायमेंशन होंगे कैपेसिटेंस अपॉन मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन के c अपॉन बी स्क्वायर, ये डायमेंशन होंगे ये। तो अब ये अभी मैं नहीं बता पाऊँगा तुम्हें, बस अभी छोड़ दो इसको। अगले वाले पे आते हैं। परमिटिविटी शायद बता पाए अपन। 19th पे आते हैं। अच्छा, जो क्वेश्चंस मैं छोड़ने के लिए बोल रहा हूँ उनको अपने अलग कलर के पेन से, या मतलब जो भी तुम्हारा निशान है, द मार्क ऑफ वुलरेबिलिटी, उससे मार्क कर लेना, ताकि वो क्वेश्चन बाद में करें। मतलब छोड़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं उसे। उस पे आएंगे अगले साल तो वो मतलब बिना कोई एफर्ट लगाए बनने चाहिए, जब हम रिवाइज करेंगे ये चैप्टर को, जब 12th में वो सब चीज़ें पढ़ लेंगे, है ना। सो जो मैं क्वेश्चन तुम्हें बोल रहा हूँ, जैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस बताया मैंने तुम्हें, उसको मार्क ज़रूर कर लेना कि ये बाद में करने हैं। 19 पे आ जाओ। क्वांटिटी x इज़ गिवन बाय, x एक क्वांटिटी है जिसको बोला गया है एप्सिलॉन नॉट L डेल्टा V बाय डेल्टा T, where epsilon naught is the permittivity of free space, L is length, delta V is potential difference, and delta T is time. The dimension formula for x is same as that of, तो डायमेंशन फार्मूला इनमें से किसके बराबर होगा? x का रेजिस्टेंस, सेकंड चार्ज, थर्ड वोल्टेज, फोर्थ करंट। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन कैसे निकालें? सबसे पहले तो एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन निकालते हैं। जब पहले तो सोच लेते हैं और कुछ पॉसिबिलिटी है क्या। तो डेल्टा वी क्या है? डेल्टा वी है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। डेल्टा एक्स डेल्टा टी क्या है? टाइम। एल है लेंथ। तो इनके डायमेंशन तो क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन कूलम्स लॉ से आ जाते हैं। कूलम्स लॉ बोलता है फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट ये इस तरफ गया, फोर्स इस तरफ आया। डायमेंशन ऑफ चार्ज, एक और डायमेंशन ऑफ चार्ज अपॉन डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ लेंथ का स्क्वायर। तो चार्ज का डायमेंशन होता है चार्ज इज इक्वल्स टू आई टी। आई टी मतलब ए टी। ए टी दो चार्ज हैं तो इसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाय फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, डिवाइडेड बाय लेंथ का स्क्वायर, ये हो गया। तो एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन लिखा जा चुके हैं। ए स्क्वायर टी स्क्वायर और -2 और आएगा, तो टी की पावर 4 +4 m-1, एल क्यूब हो जाएगा और ऊपर जाके -1 है तो एल की पावर -3। ये डायमेंशन आ गए हमारे पास एप्सिलॉन नॉट के। तो यहीं पर रख दिया। एक्स के डायमेंशन है एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन, जो कि नीचे से आ चुके हैं। ए स्क्वायर टी की पावर 4, ए स्क्वायर टी की पावर 4 m-1 l-3, m-1 l-3। ये हो गया अपना एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन। फिर एल इज़ लेंथ, लेंथ का डायमेंशन तो पता है अपन को, लेंथ का डायमेंशन इज एल।
पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन वर्क डन पर यूनिट चार्ज से आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन इज वर्क का डायमेंशन अपॉन चार्ज का डायमेंशन। वर्क का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन चार्ज का डायमेंशन होता है ए टी। ए इज़ यूज फॉर करंट। ठीक है, तो ये हो गया कुल मिला के एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस थ्री ए की पावर माइनस वन। तो ये उठा के यहाँ पे रख दिया हमने डेल्टा वी का डायमेंशन। मल्टीप्लिकेशन में है ये इन सब के साथ, यहीं पे कर रहा हूँ एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये वो डिवाइडेड बाय टाइम का डायमेंशन। टाइम का डायमेंशन इज टी। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं ज़रा सा। ठीक है, तो अब देखो ज़रा गौर से, इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरा। ए स्क्वायर है यहाँ पे और यहाँ पे ए की पावर माइनस वन है, तो एक ए बच जाएगा। यहाँ पे टी की पावर फोर है, यहाँ पे टी की पावर माइनस थ्री और नीचे भी एक टी की पावर वन है, तो पूरा कट जाएगा, टी का हिसाब ख़त्म। एम यहाँ पे माइनस वन है और यहाँ पे वन है, तो एम भी गया। एल यहाँ पे माइनस थ्री है और वन है, तो माइनस टू और फिर टू और, तो ये भी ज़ीरो। ठीक है, तो इसका मतलब कुल मिला के क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा केवल और केवल एक तो ए, और टी की पावर यहाँ पे टी भी गया, तो केवल ए बचा। ए क्या होता है? करंट। तो इसका आंसर हो गया करंट। ये समझ में आया? देख पाथ फ्लो क्या था इस क्वेश्चन का, कि हमने पहले एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन निकाले रख दिए, एल के डायमेंशन निकाले रख दिए, डेल्टा वी के निकाले रख दिए, डेल्टा टी के निकाले रख दिए, और वो ऐसा रीअरेंज होके आया कि केवल ए ही बचा। तो इसका मतलब क्या? ये है डायमेंशन करंट का। ये समझ में आया हर्षिता? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर सब्जेक्टिव में हाँ, 7 सब्जेक्टिव में 7th क्वेश्चन। सब्जेक्टिव में 7th क्वेश्चन दिया हुआ है, अ गैस बबल फ्रॉम एन एक्सप्लोजन अंडर वाटर ऑसिलेट्स विद टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू, तो जो भी है टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर a, d की पावर b और e की पावर c, where p is the static pressure, p is pressure, d is the density of water, d is density of water, and E is the total energy of the explosion, E is the energy। तो इनके डायमेंशन लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन बराबर आने चाहिए, तो ए और बी और सी की वैल्यू आ जाएगी। तो प्रेशर के डायमेंशन क्या होते हैं? प्रेशर के डायमेंशन होते हैं मास, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स को लिखा एम एल टी माइनस टू और पर यूनिट एरिया इज एल स्क्वायर। तो क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास आ गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये हो गया प्रेशर। ठीक है, फिर डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये हो गया हमारे पास एम एल माइनस थ्री। फिर एनर्जी, एनर्जी के डायमेंशन लिख लो या वर्क के डायमेंशन लिख लो, बात बराबर है, तो वर्क के लिख देते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो ये हमारे पास ई के डायमेंशन आ गए, ये हमारे पास डेंसिटी के डायमेंशन आ गए, और ये हमारे पास प्रेशर के डायमेंशन आ गए। अब इस इक्वेशन में टी के डायमेंशन और राइट हैंड साइड के डायमेंशन होना चाहिए बराबर, तो डायमेंशनली करेक्ट है अगर, तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन तो टी है, कोई दिक्कत नहीं, राइट हैंड साइड का डायमेंशन लिख देते हैं प्रेशर की पावर ए, तो प्रेशर का डायमेंशन ये है, तो इसको लिखा एम एल माइनस वन टी माइनस टू की पावर ए।
ठीक है, फिर डेंसिटी की पावर b यानी कि ml-3 की पावर b। फिर तीसरा एनर्जी की पावर c यानी कि ml²t-2 की पावर c। अब इसको एक कॉमन फॉर्म में लिख लिया, तो m की नेट पावर कितनी हो रही है, m की पावर एक तो a यहाँ से, b यहाँ से और c यहाँ से, तो a प्लस b प्लस c। l की पावर -1 है और a मल्टीप्लाई होगा तो -a, यहाँ से -3b और यहाँ से 2c तो +2c। और टाइम की पावर यहाँ से -2a यहाँ पे कुछ नहीं, 0, ठीक है, और यहाँ से -2c तो -2c। दिस इज इक्वल्स टू टाइम के डायमेंशन। अब इस साइड m के डायमेंशन तो 0 है, m का डायमेंशन इज 0, l का डायमेंशन इज 0 और t का डायमेंशन इज 1। सो बाय कंपेयरिंग 0 इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। यहाँ पे लिखा एक इक्वेशन a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन -a-3b प्लस 2c -a-3b प्लस 2c इक्वल टू 0। तीसरा -2a-2c इज इक्वल्स टू 1। ये तीन इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से देखा a इज इक्वल्स टू, इसको उस तरफ लेके 1 इस तरफ आया तो ये हुआ -2c - 1/2। a की वैल्यू ये हो गई। अब ये उठा के पहले में रख दी, ठीक है, पहले में रखी। अच्छा, पहले तो इन दोनों को ऐड कर दिया, पहली और दूसरी को, तो उससे क्या होगा, a से a कट जाएगा, तो इन दोनों को ऐड कर दिया अगर, तो हमारे पास आ गया b - 3b यानी कि -2b, c + 2c यानी कि 3c इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये आ गई, इसमें a है ही नहीं, ठीक है। अब इन दोनों को, किसी दो को उठा के इससे सॉल्व कर लेते हैं। तो उठाया, a की जगह c सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब अच्छा, इन दोनों को सॉल्व किया पहले, तो यहाँ पे -2b + 3c इज इक्वल्स टू 0। तो इससे ये कटेंगे नहीं, है ना, a और b अलग अलग है, तो दोनों को कर दिया, काम करें, इसको मल्टीप्लाई करो 3। हाँ, क्या बोल रहा है कौन? सर वो मेरी बहन थी, सॉरी। हाँ, तो 3 को मल्टीप्लाई, इससे 3 को मल्टीप्लाई, इसके 2 को मल्टीप्लाई करो तो c से c कट जाएगा, a और b में इक्वेशन आ जाएगी। तो करते हैं इसको माइनस, इसको किया तो -6 से -3 to the 6 -6c इज इक्वल टू 3/3। इसको किया तो 2 2 ज़ा -4b, 2 3 ज़ा 6, तो ये हो गया 6c इज इक्वल टू 0। दोनों को ऐड कर दिया तो ये दोनों कट गए, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे -10b आ गया इज इक्वल्स टू 3। नॉट 10b, a और b अलग अलग है, तो -6a -4b इज इक्वल्स टू 3। एक इक्वेशन ये आ गई, दूसरी इक्वेशन ये आ गई और तीसरी इक्वेशन ये आ गई। तीनों को एलिमिनेट करके सॉल्व करना है ए और बी और सी की वैल्यू निकालने के लिए। तो अब ए को हमने सी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। बी को भी सी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ से, तो कर दिया। बी को क्या लिखा, बी को लिखा यहाँ से 3c/2। अब इस इक्वेशन में ए और बी को सब्स्टिट्यूट कर दिया सी के फॉर्म में, तो -6 ए की जगह लिखा -2c - 1/2 -2c - 1/2 -4 बी की जगह लिखा 3c/2 इज इक्वल्स टू 3। अब ये सी में आ गई इक्वेशन पूरी, तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया पूरा, 3 to the 6 3 + 3 - 4 2 ज़ा मतलब -6c इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से तो 3 = 3 आ गया, मतलब कि हमने सेम इक्वेशन ही दो बार यूज़ कर ली। ये तो गलत हो गया, गलत नहीं, मतलब सेम इक्वेशन दो बार यूज़ कर ली,
तो दिक्कत हो गई। तो ये बहुत होगा कचरा, इसको मिटाओ सबसे पहले। तो कुछ आसान तरीका सोचना पड़ेगा। अब ऐसे 3 इक्वेशन इन 3 वेरिएबल आ जाए तो थोड़ा सा सॉल्व करने से पहले सोच लेते हैं अब। तो सबसे पहले इक्वेशंस ऑन द फ्लोर लिखते हैं। पहली इक्वेशन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है माइनस a माइनस 3b प्लस 2c इक्वल टू 0। तीसरी इक्वेशन है माइनस 2a माइनस 2c इज इक्वल्स टू 1। ये है अपने पास। ठीक है, अब इन तीनों इक्वेशन में से हमें कुछ ऐसी कोशिश करनी है कि a और b तुरंत एलिमिनेट हो जाए। तो अगर ठीक है, a को एलिमिनेट करते हैं इन दोनों में से। तो इन दोनों इक्वेशन में से दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों इक्वेशन को। तो a गया काम से, a से a गया तो 0। b माइनस 2b, b माइनस 3b विल बी माइनस 2b और c प्लस 2c इज 3c इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास एक इक्वेशन। अब इसमें से भी a को एलिमिनेट कर देते इन दोनों में से। तो क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से सबसे पहले। तो मल्टीप्लाइड बाई 2, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना। माइनस, ये तो गया काम से, माइनस 2a माइनस 2a। यहाँ पे आया माइनस 6b, ये आया प्लस 2 टू द 4c माइनस 2c इज इक्वल्स टू 0 माइनस 1। माइनस कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं, एक बार सोचने दो। माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आना चाहिए यहाँ पे प्लस और ये आना चाहिए माइनस 1। अब काम बन गया। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बनी, माइनस 6b प्लस 6c इज इक्वल्स टू माइनस 1। अब ये दो इक्वेशन आ गई b और c में। अब ये आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। तो इसको मल्टीप्लाई किया हमने 2 से और यहाँ पे लिख दिया इसके नीचे। तो ये हुआ हमारे पास माइनस 2 माइनस 4b प्लस 3 टू द 6c इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया, दिस माइनस दिस, नीचे वाली माइनस ऊपर वाली। तो माइनस 4 माइनस माइनस 6 इज 2b, 6c माइनस 6c इज 0, 0 माइनस माइनस 1 इज़ 1। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई, b इज इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, अब b की वैल्यू अगर हाफ आ गई तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके c की वैल्यू निकाल ली। माइनस 2 इंटू हाफ प्लस 3c इज इक्वल्स टू 0। तो 2 से 2 कटा तो माइनस 1 उस तरफ गया तो 1। 3c इज इक्वल्स टू 1, c की वैल्यू आ गई 1/3। अब a प्लस बी प्लस c 0 है तो यहाँ से a भी आ जाएगा। a इज़ वी डोंट नो व्हाट इज़ इट, बट इट इज़ डेफिनेटली माइनस b प्लस c। b की वैल्यू कितनी है, हाफ, और c की वैल्यू है 1/3 और उसके आगे एक माइनस भी लगा हुआ है। तो यहाँ से ये आया 5/6। तो a की वैल्यू आ गई माइनस 5/6। तो ये आंसर होगा, a इज इक्वल्स टू माइनस 5/6, b इज इक्वल्स टू हाफ और c इज इक्वल्स टू 1/3। तो ऐसे 3 इक्वेशन आ जाए अगर अपने पास लीनियर वेरिएबल्स में, और 3 वेरिएबल्स हैं, तो हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ, सही आंसर। तो क्या किया, पहली इक्वेशन लिखी, दूसरी इक्वेशन लिखी, तीसरी इक्वेशन लिखी। तो पहले फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो और एक एलिमिनेट कर दो उसमें से। फिर सेकंड और थर्ड को सॉल्व करो, वही वाला एलिमिनेट करो। जैसे हमने ए एलिमिनेट कर दिया था यहाँ से, इन दोनों को सॉल्व करके फिर से ए एलिमिनेट कर दिया था। तो फिर लीनियर इक्वेशन आ गई बी और सी में। बी और सी की वैल्यू निकाल लो और फिर किसी का भी यूज़ करके ए निकाल लो वहाँ पे। ये मैंने थोड़ा तेज़ी से सॉल्व किया है क्योंकि केवल मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है इसमें, इस वजह से। ये आया समझ में हर्षिता? हाँ सर। नेक्स्ट बताओ। सर 10th और 10th सब्जेक्टिव में 10th वाला देखो। देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे दिया हुआ है अल्फ़ा बाई टी स्क्वायर
इज इक्वल्स टू एफ वी प्लस बीटा बाय एक्स स्क्वायर। तो हमें अल्फ़ा और बीटा के डायमेंशन फार्मूला बताने हैं, अल्फ़ा और बीटा के। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें दी हुई हैं। टी इज़ टाइम, एफ इज़ फोर्स, वी इज़ वेलोसिटी एंड एक्स इज़ डिस्टेंस। ठीक है, अल्फ़ा यहाँ पे, बीटा यहाँ पे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से इसके जो डायमेंशन होंगे वही इसके डायमेंशन होंगे और वही इसके डायमेंशन होंगे, तो तीनों के डायमेंशन होंगे बराबर। तो पहले इन दोनों को ले लेते हैं, इन दोनों को। ठीक है, तो एफ़ और वी के डायमेंशन शुड बी इज इक्वल्स टू बीटा इंटू, मतलब बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर के डायमेंशन। तो कुल मिला के यहाँ से हमने लिख दिया बीटा के डायमेंशन इज इक्वल्स टू एफ़ के डायमेंशन वेलोसिटी के डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाय एक्स, इधर पहुँच जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर के डायमेंशन। अब एफ़ के डायमेंशन क्या है, एफ़ के डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू। ठीक है, वी के डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस वन, और एक्स के डायमेंशन क्या है, एल लेंथ, तो एल स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, अब सॉल्व कर दिया और क्या, एम एल वन यहाँ से, वन यहाँ से, टू यहाँ से, तो फोर टोटल। टी माइनस टू यहाँ से, माइनस वन यहाँ से, तो माइनस थ्री। ये बीटा के डायमेंशन हो गए। अब इन दोनों को उठा लिया तो अल्फ़ा बाई टी स्क्वायर, अल्फ़ा बाई टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एफ इंटू वी। इसका मतलब अल्फ़ा के डायमेंशन हो गए, ये टी इधर पहुंच गया, फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम स्क्वायर के डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन। ठीक है, और टाइम का डायमेंशन टाइम टी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व किया, एम तो एम हो गया, एल हो गया अपना एल स्क्वायर, क्योंकि एक यहाँ से एक यहाँ से, टी की पावर माइनस टू यहाँ से और टू यहाँ से तो कट गया, लेकिन ये माइनस वन बचा है, तो टी की पावर माइनस वन। ये अल्फ़ा का डायमेंशन हो गया। ये हमारे आंसर है। आया समझ में, सिंपल क्वेश्चन था ये, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगानी थी जस्ट। ठीक है, नेक्स्ट। बस सर मेरे इतना ही है। ठीक है, तो अब तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में एक कंफर्ट के लेवल तक पहुंच चुके हो तुम लोग इस टॉपिक में। तो अब तुम्हारा एक टेस्ट शेड्यूल है, जैसे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री का टेस्ट हुआ था ना, ऐसे ही टेस्ट होगा एक तुम्हारा इसका, यूनिट्स एंड डायमेंशन का। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि चैप्टर ख़त्म हो गया और इससे रिलेटेड अब हम कभी सवाल नहीं करेंगे, करेंगे। एनसीईआरटी पढ़ना बाकी है अभी हमें इस चैप्टर की, तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे अपन पहले, एरर एनालिसिस पढ़ लेंगे उसके बाद।